हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कर रहे हैं डिस्कस जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी। तो अभी तक हमने डेफिनेशन, नेचर एंड पिजन होल थ्योरी, इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स डिस्कस किया था। तो नाउ हम पढ़ेंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टॉर्ट। तो जो मेजर दो कंडीशंस हैं हमारी टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, वो है दैट देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। कोई भी एक्ट और ओमिशन होना चाहिए बाय द डिफेंडेंट एंड विच शुड बी wrongful. It should be wrongful. And then this act and omission results in the legal damage. Legal damage, जिसको हम इंजूरिया कहते हैं, is the violation of the legal right vested in the plaintiff. प्लेंटिफ के पास लीगल राइट था, अगर उसकी वॉयलेशन होती है ड्यू टू द एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, उसको हम बोलेंगे कि टॉर्ट कमिट हो रहा है। नाउ बट ये एक्ट और ओमिशन का क्या सीन है? तो पर्सन जो भी लाइबल होगा टॉर्ट्स के लिए, या तो वो कोई एक पॉजिटिव एक्ट करेगा, या उसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया, दैट इज फेलियर टू एक्ट। नाउ इन द फर्स्ट केस जहाँ पे पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट है हमारा, दिस इज एक्ट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओमिशन है हमारी। एक्ट में एक पर्सन ने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नहीं करेगा, ठीक है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। जैसे एक्ट ऑफ ट्रेसपासर है, ही has a duty not to interfere in the possession of another person. Now if he made violation, if he breached his duty, then he committed an act. Omission, on the other hand, where the person is omitted to do something which he is expected to do. He is supposed to do that thing, but he did not do that. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कॉर्पोरेशन का है, उसको पब्लिक पार्क की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नाउ the park have various poisonous trees and the children are playing over there. Now they have a duty to put fencing around the poisonous trees, but they didn't do so. एक बच्चा खेलता हुआ वहां से पत्ते तोड़ता है, he chew that, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नाउ यहाँ पे कौन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? दैट ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट वुड बी हेल्ड लायबल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्लॉक टावर्स लगे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना। नाउ इफ दे फेल टू डू सो, क्लॉक टावर गिर गया, वहां से जो लोग थे उनके कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या है? द कॉर्पोरेशन वुड बी हेल्ड लायबल क्योंकि दे हैव ओमिटेड टू डू समथिंग विच दे आर सपोज टू डू। ओमिट कर दिया, उसकी वजह से कोई हमारे लीगल राइट्स वायलेट हुए, तो टॉर्ट कमिट हुआ हमारा। नाउ जो हम ये एक्ट की बात कर रहे हैं, ये रॉन्ग की बात कर रहे हैं, दैट देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन। नाउ दिस रॉन्गफुल शुड बी लीगली रॉन्गफुल विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। नाउ इट शुड नॉट बी मेयर सोशल या मॉरल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर सोशल होगा या मेयर मॉरल होगा, तो वो रॉन्ग हमारे लाइबल नहीं होंगे, उसके लिए हमारी कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, अनलेस हम प्रूव करें कि किसी बंदे की लीगल ड्यूटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बीच पे गए, वहां पे एक पर्सन था, ही वॉज ड्राउनिंग, एंड हियर कुछ लोग खड़े हैं। नाउ दे हैव अ मेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो इसको नहीं बचाते, मिस्टर पर्सन ए को नहीं बचाते, तो दे वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल। पर यस, देयर इज अ पर्सन बी जो वहां का सेफ गार्ड है, जो गार्ड्स अपॉइंट किए गए होते हैं। नाउ इफ ही फेल्स, इफ ही ओमिट टू सेव दिस पर्सन, उन्होंने ड्यूटी अपनी ब्रीच की। नाउ इफ ही फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, नाउ मिस्टर बी वुड बी हेल्ड लायबल हियर। उनकी वहां पे लीगल जो ड्यूटी है वो प्रूव हो गई कि ही हैव अ लीगल ड्यूटी टू सेव दिस पर्सन, एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, उसने नहीं बचाया, देन ही वुड बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कोई बेगर है स्ट्रीट पे, ठीक है, हम बहुत भूखा है, ही डाइड ऑफ द स्टारवेशन, उन्होंने हमसे खाना मांगा था, हमने नहीं दिया,
एंड ही डाइड ऑफ द स्टार्वेशन, तो आई वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल। मेरी सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी सिर्फ मेयर सोशल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, बट मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ इसको फीड करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस केस आई वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज दीज आर मेयर सोशल और मॉरल नॉर्म्स। नाउ लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस क्या है कि जब भी हमने टॉर्ट का केस प्रूव करना है ना, टू मेक इट सक्सेसफुल, हमें क्या करना है क्लेम के लिए कि प्लेंटिफ को पहले प्रूव करना है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, विच कैन बी एन एक्ट और ओमिशन, ठीक है। और वो किसकी वजह से हुआ है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, और उससे हमारे वॉयलेट हुए हैं हमारे लीगल राइट्स, ठीक है। लीगल राइट्स किसके वायलेट हुई? प्लेंटिफ के। ड्यूटी किसने ब्रीच की? डिफेंडेंट ने। रॉन्गफुल एक्ट किसने कमिट किया? डिफेंडेंट ने। नाउ जब भी हमने देखा ना कि लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो वो अपने आप में एक्शनेबल है, वेदर उससे हमें कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, लॉस इन द टर्म ऑफ मनी और एनी फिजिकल हेल्थ, कंफर्ट, एनी काइंड ऑफ लॉस होगा नहीं होगा, इट्स इमटेरियल। अगर हमारे लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, इट्स एक्शनेबल। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है, इसको हम मैक्सिम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जो है इंजूरिया साइन डेमनो। नाउ इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, किसकी? जो प्लेंटिफ के लीगल राइट्स हैं, कन्फर्ड किए गए हैं लॉ के द्वारा। साइन का मतलब होता है विदाउट। डेमनो का मतलब है, जिसे हम डेमनम भी कहते हैं, सब्सटेंशियल हार्म, लॉस या डैमेजेस जो भी पर्सन को हो रहे हैं, दिस हार्म, कोई नुकसान हो गया, डैमेजेस हो गए, ये हमारी मनी के भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं, हेल्थ के भी हो सकते हैं, कंफर्ट के भी हो सकते हैं, any kind of loss, any kind of harm, any kind of damages. Now, ये हमने कंसेप्ट क्यों बनाया? दैट इफ देयर इज अ वॉलेशन ऑफ अ लीगल राइट इवन विदाउट एनी लॉस और डैमेज, इट इज एक्शनेबल। ये हमने बनाया बिकॉज कि ताकि हमारी कोई भी जो वॉलेशन है ना हमारी लीगल राइट्स की, वो अनरिड्रेस ना चली जाए। जहाँ पे हमारे राइट्स होंगे, वहां पे हम उसको इन्फोर्स भी करवाएं। ये हमारा लीगल लीगल रूल होता है ना। यही चीज हमारी इंजूरियस इन डेमनो में है कि जहाँ पे हमारे राइट्स हैं, हम उनको रिड्रेस भी करवाएं। फिर अब टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने का कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? पहला, कि सिर्फ हम चेक करेंगे कि आपके लीगल राइट्स वॉयलेट हुए हैं जो प्लेंटिफ के पास थे। ये नहीं देखेंगे हम कि वेदर हमें कोई लॉस सफर हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ हमने देखना है कि वॉयलेशन हुई है कि नहीं हुई है। नाउ टॉर्ट्स ना हम दो काइंड में हम कर सकते हैं कि एक तो एक्शनेबल पर से है, आपने कमिट किया, टॉर्ट है वो, ठीक है। एक होता है जहां पे आपको प्रूफ करना पड़ता है डैमेजेस का। नाउ हम ये जो दो मैक्सिम्स है रिलेटेड टू दिस टॉर्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं। इंजूरिया साइन डेमनो एंड डेमनम सिन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डेमनो का मतलब है कि आपके वॉयलेट हुए हैं लीगल राइट्स बट विदाउट एनी डैमेजेस, विदाउट एनी हार्म। दूसरा है आपका डेमनम सिन इंजूरिया, मतलब डेमनम डैमेजेस विदाउट इंजरी। इंजूरिया मीन्स वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। नाउ फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले इंजूरिया साइन डेमनो। हमने अभी पढ़ा, ये एक्शनेबल पर से होता है। अगर आपने एक्ट किया है, लीगल राइट्स हमारे वॉयलेट हुए हैं, इट इज एक्शनेबल इन इटसेल्फ, ठीक है। अब ये जो हमारा मैक्सिम था, ये लीडिंग केस था एशबे वर्सेस वाइट 1703 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें इस मैक्सिम को एक्सप्लेन किया गया था। अब फैक्ट ये थे कि जो प्लेंटिफ है वो क्वालिफाइड वोटर थे, उनको प्रिवेंट किया गया बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम वोटिंग। नाउ इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट कि अगर आप एक क्वालिफाइड वोटर को प्रिवेंट कर रहे हो ना वोटिंग से, तो वो विजिबली चाहे कोई लॉस इनकर नहीं कर रहा है, बट उसके लीगल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, दस ही मस्ट बी कंपनसेटेड। तो यहाँ पे भी यही हुआ था, जो क्वालिफाइड वोटर थे उनको रिस्ट्रेन किया गया, प्रिवेंट किया गया वोटिंग से। हाउ
जिनको उन्होंने वोट करना था वही जीते, तो सब्सटेंशियली उनको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई विजिबल लॉस इनका नहीं हुआ। पर यहाँ पे उनका जो राइट टू वोट था ना, लीगल राइट जो उनके पास था, वो वायलेट हुआ, तो वहां पे उनको कंपनसेशन दी गई। तो यहीं पे हमारा जो है ये मैक्सिम इंजूरिया साइन डेमनो मींस इंजरी हुई है, इंजूरिया हुआ है। इंजूरिया का सिंपल सा मतलब लेके चलो कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, तो इंजूरिया है। अगर डैमेजेस नहीं भी हैं तो पर्सन वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर कमीशन ऑफ टॉर्ट। सेम केस ऐसा ही कुछ था हम, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1986 का केस है। यहाँ पे भी जो एक प्लेंटिफ था भीम सिंह, एमएलए है, उनको wrongfully prevented किया गया by the police from attending the assembly session. now यहाँ पे भी उनको दो कोई लॉस नहीं हुआ है, बट ही इज प्रिवेंटेड टू अटेंड द सेशन। जो उनके लीगल राइट जो एमएलए के पास है उसको वायलेट कर रहा है। तो इस केस में एग्जाम्पलरी डैमेज दिया गया, लगाया गया, कंपनसेशन मिला उन्हें, प्लेंटिफ को 50,000 का। देन अगर हम देखें कि क्या लॉस जो सफर्ड हुआ है, क्या उसके कोई वैल्यू है, क्या वो कहीं पे रेलिवेंट है, तो एज सच अगर हम कॉज ऑफ एक्शन बनाना है ना, तो कॉज ऑफ एक्शन के लिए हमें चाहिए है सिर्फ लीगल राइट और कुछ नहीं। लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, वायलेट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन बन गया, लॉस इज नॉट रेलिवेंट हियर। बट जब हम डैमेजेस मेजर करते हैं, कोर्ट डैमेजेस कॉस्ट करेगी, वहां पे आपको कंपनसेशन लगाएगी, तो वहां पे वो चीज रेलिवेंट हो जाएगी टू डिटरमाइन और मेजरिंग द अमाउंट ऑफ damages टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट। नाउ फिर है हमारा डेमनम सिन इंजूरियम, मतलब डैमेजेस हुए विच इज नॉट कपल्ड विद एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस, विद एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिफ लॉफुल राइट। यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस नहीं हुई है प्लेंटिफ के राइट के साथ। तो यहाँ पे जो डैमेजेस है वो उसके लिए हम लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते डिफेंडेंट की। नाउ यहाँ पे केस है ग्लूकेस्टर ग्रामर स्कूल। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, उन्होंने अपनी एक राइवल स्कूल ओपन किया प्लेंटिफ के स्कूल की, और जिस वजह से उनको क्या करना पड़ा, ड्यू टू द कंपटीशन प्लेंटिफ हैव टू रिड्यूस द फीस स्ट्रक्चर, एंड उन्होंने अपना पर सेमेस्टर पर हेड जो थी, उन्होंने काफी सब्सटैंशियल उनको रिड्यूस करना पड़ा फीस का, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। नाउ ही फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग कि इनके ये स्कूल सेटअप से मेरे को नुकसान हुआ है काफी। तो कोर्ट हेल्ड दैट कि दिस इज डेमनम एप्सिक्यू इंजूरिया, मतलब डेमनम हुआ है, डैमेजेस है, बट विदाउट इंजरी, क्योंकि दूसरे पर्सन के पास लीगल राइट है टू कैरी ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो वो कोई अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस के कारण नहीं हुआ है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, ही इज परफॉर्मिंग हिज लॉफुल राइट। तो उसकी वजह से भी अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, यू विल नॉट मेक द अदर पर्सन लायबल फॉर दैट। वी कैन नॉट क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट हियर। अगेन मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी, इसमें भी बहुत सारी स्टीमशिप कंपनीज ने कॉम्बिनेशन बनाया रिड्यूस फ्रेट रेट से, ताकि जो डिफेंडेंट है उसको वो आउट कर सके टी कैरिंग ट्रेड से। तो यहाँ पे भी जो प्लेंटिफ है, सॉरी, प्लेंटिफ को आउट कर सके। नाउ प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, तो कोर्ट ने बोला कि आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, डिफेंडेंट लॉफुली एक्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपांड कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के लिए इंक्रीज करने के लिए कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वो उनका लॉफुल एक्ट है, दे आर नॉट इन्फ्रिंजिंग और वायलेटिंग योर लीगल राइट्स। तो आप उनके लिए आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा है, वी कैन नॉट मेक डिफेंडेंट लाइबल फॉर दिस। अगेन उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस है। यहाँ पे प्लेंटिफ ने इंजंक्शन सॉट की अगेंस्ट अ फिल्म जय संतोषी माँ
फॉर हर्टिंग रिलीजियस ओपिनियन और सेंटिमेंट्स, जो उनके रिलीजियस बिलीव्स थे प्लेंटिफ के, उसको वो हर्ट करी है, उन्होंने इंजंक्शन इसके लिए फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए बोला कि जो रिलीजियस हर्ट है वो लीगल रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो हम अपने रिलीजियस व्यूज है वो हम किसी और पर्सन पे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं लगा सकते, दूसरा पर्सन हम पे नहीं लगा सकता। सो वी कैन नॉट इन्फोर्स आर रिलीजियस ओपिनियन हियर, सो इट्स नॉट परमिसिबल, हम दूसरे पर्सन को लाइबल नहीं कर सकते। तो हियर द पिटिशन वाज रिजेक्टेड। अगेन एक्शन वर्सेस ब्लंडल का केस है। यहाँ पे defendant dug a coal pit which affected the plaintiff's well located less than a mile away by intercepting water. Now, here the court held that defendant would not be held liable, Blundell would not be held liable because उन्होंने तो अपने resources का लॉफुल यूज किया है। जिनकी लैंड है वो अपनी लैंड पीसफुली कोई भी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लॉफुली यूज कर सकते हैं उसका, और उसकी वजह से अगर कोई डिफेंड प्लेंटिफ को इनकन्वीनियंस हो रही है, उनको कोई डैमेज हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस। तो यहाँ पे भी सेम डेमनम सिम इंजूरिया का, साइन इंजूरिया का जो मैक्सिम है वो एक्सप्लेन किया गया। लास्ट केसेस ऑफ चेशमोर वर्सेस रिचर्ड, यहाँ पे भी एक डिफेंडेंट ने, बेसिकली द प्लेंटिव वाज अ मिल ओनर, तो वो बहुत सालों से एक जो उसके मिल के पास से स्ट्रीम जाती थी वहीं से वो पानी यूज करता था। डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे, बेसिकली दैट स्ट्रीम वाज अनचैनल्ड, कोई प्रॉपर उसका चैनल नहीं था बहने का। डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे कुआं खोदा, तो उसकी वजह से जो पानी था वो डाइवर्ट हो गया, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, ही फाइल्ड अ केस। तो डिफेंडेंट हियर वुड नॉट बी लायबल, क्योंकि पहला पानी का कोई डेफिनाइट चैनल नहीं था, और दूसरा वो अपनी उस पे अगर वेल यूज कर रहा है, अपना वेल लगा रहा है, तो ये कोई लीगल रॉन्ग नहीं है, उसने कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं किया है जिसकी वजह से वो लाइबल हो। तो यहाँ पे दो चीजें जो टॉर्ट्स के लिए हमें देखनी है कि एक्ट और ओमिशन, ठीक है, पहला। दूसरा, उसकी वजह से हमें इंजूरिया हुआ है। तो टॉर्ट्स के लिए हमें क्या देखना है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है या फिर ओमिशन हो रहा है। दूसरा, इसकी वजह से इंजूरिया, इंजूरिया रेफर्स टू वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है। अब नाउ डैमेजेस हेयर, मतलब लॉस जो है वो हमारा इररेलेवेंट होता है। गॉट इट। नाउ मेंटल एलिमेंट एंड टॉर्चरस लाइबिलिटी, जिसे हम क्राइम देखते हैं, तो क्राइम में हम पढ़ते हैं ना मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम nisi mensitria। तो here it means that an act without a guilty mind is not an offense, is not a crime, right? तो यहाँ पे क्या है कि ये जर्नलाइजेशन हम टॉट के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। तो टॉट के ऊपर क्या है कि कुछ केसेस जैसे डिसीट हो गया, असॉल्ट हो गया, मलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गई, कॉन्स्पिरेसी हो गई, ऐसे में मेंसरिया बहुत रेलिवेंट होता है लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि क्या पर्सन ने मलिशियसली एक्ट किया है कि नहीं, इंटेंशनली एक्ट किया है कि नहीं किया है। फिर जहाँ पे यहाँ हम कंपेयर करना हो कि क्या वो रीजनेबल पर्सन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसने कंडक्ट किया है। अगर वो रीजनेबल पर्सन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वो ड्यू केयर यूज नहीं कर रहा है, डिमांडेड था, ही फेलियर्स टू परफॉर्म, तो वहां पे निग्लिजेंस आ जाएगा, ठीक है, वहां पे मेंटल एलिमेंट हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। डिफेंसेस हमारे जो है, जैसे डिफेंस ऑफ इनोसेंस, अब जैसे निग्लिजेंस का केस है, इट्स डिमांडेड ड्यूटी ऑफ ड्यू केयर, फेलियर टू परफॉर्म निग्लिजेंस होगा। पर अगर डिफेंडेंट कहे कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, द इट वाज एन एक्सीडेंट और इट वाज एन
इनएविटेबल एक्सीडेंट कि कोई प्रूडेंट पर्सन, कोई रीजनेबल पर्सन उसको देख ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, आई कंडक्टेड एन एक्सकवेशन ऑन अ लैंड एंड अंडर नो रीजनेबल बिलीफ a person can thought कि उस लैंड के नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स होगी. नाउ इफ ड्यूरिंग माय एक्सकवेशन ये डैमेज होती है इलेक्ट्रिक वायर्स, तो आई वुड नॉट बी हेल्ड लायबल. सेम, एक पर्सन है अपने हॉर्स के साथ हाईवे पे जा रहा है, सडनली दिस हॉर्स हर्ट अ पर्सन, अनदर पर्सन ऑन दिस हाईवे, तो यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है. इनएविटेबल एक्सीडेंट का कोई सोच नहीं सकता ना, इट्स इनएविटेबल एक्सीडेंट, उसने ड्यू केयर यूज किया, इनएविटेबल एक्सीडेंट था, किसी को कोई हार्म हुआ, आई वुड नॉट बी हेल्ड लायबल. नाउ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के केस में हम मेंटल एलिमेंट चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई इंटेंशनली अगर छोटा हार्म कर रहा है, मेंटल एलिमेंट हम वहां पे भी रेलिवेंट होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई घर है उ- या एक कोई लैंड है, ठीक है, वहां पे आग लग जाती है, ठीक है. नाउ इट्स स्प्रेडिंग. अब दो किसी की लैंड पे एंटर करना ट्रेसपास कहलाया जाएगा विदाउट इट्स परमिशन. बट मिस्टर ए ने मिस्टर ए enters on this land to prevent the spread of this fire to the adjoining lands. तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेसपास का जो ऑफेंस था वो कमिट किया, रॉन्ग कमिट किया, बट यहाँ पे उन्होंने बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा एक किया, तो ये हम डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे उनका मेंटल एलिमेंट कि वो किस वजह से किया, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा. फिर आता है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट. अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे मेंटल एलिमेंट इररेलेवेंट होता है, चाहे वो पर्सन की इंटेंशन रॉन्गफुल थी नहीं थी, ही वुड बी मेड हेल्ड लायबल. फॉर एग्जांपल, ऑक्शनर है, ही इज सेलिंग गुड्स ऑफ द कस्टमर हु इज विदाउट पोजेशन. नाउ ऑक्शनर हियर वुड बी लायबल फॉर कन्वर्शन. अब यहाँ पे दो वो बोनाफाइडली एक्ट कर रहा है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ कस्टमर कर रहा है, उसको नहीं पता था, गुड फेथ पे कर रहा है, एनीथिंग, बट ही वुड बी हेल्ड लायबल फॉर द कन्वर्शन. डिफामेटरी स्टेटमेंट के केस में हम बोल सकते हैं, डिफामेशन के केस में अगर उसने अनइंटेंशनली भी किसी के बारे में कुछ बोला है, हार्म कॉज किया है समवन्स रेपुटेशन को, ही वुड बी हेल्ड लायबल. मेंटल एलिमेंट हम नहीं चेक कर रहे. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज होगी उस पर्सन पे. रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में कंसेप्ट दिया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का. जैसे कोई पर्सन है अपनी लैंड पे या प्रेमाइसेस पे कोई नॉक्शियस सब्सटेंसेस स्टोर कर रहा है, या कोई हेजार्डियस जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एंड विद द एस्केप ऑफ दिस पर्टिकुलर substance from his premises, it causes loss to the other person, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि he is strictly liable for the act, ठीक है. now malice का मतलब होता है wrong, इवल मोटिव हम कह सकते हैं कि कुछ भी इल विल, हमारी मैलिस इज इल विल. ना दो तरीके की मैलिस होती है, या तो मैलिस इन लॉ होगी या मैलिस इन फैक्ट. मैलिस इन लॉ का मतलब होता है कि अगर आप विलफुली कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, पर दैट इज विदाउट जस्ट कॉज, आपके पास कोई कारण नहीं था उसका, या फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था उसका. प्रिजम्पशन, ये हमारी प्रिजम्पशन है कि वो मैलिस इन लॉ है, ठीक है, कि आपने कोई विलफुली कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, but that is without just cause or excuse, तो हम presumption हमारी होती है it is malice in law. malice in fact का मतलब है कि actual आपका malice, actual आपकी evil motive था. ना जनरल रूल है हमारा कि हमारा कोई जो मोटिव है ना, वो इरेलीवेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या पर्सन लाइबल होगा, पर्सन की लाइबिलिटी होगी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए, अगर उसका मोटिव गलत है. तो जनरली हम बोलेंगे कि नहीं है, इट्स इरेलीवेंट, ठीक है. नाउ लॉर्ड मैकनॉटन ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. ये से दैट मोटिव जो है वो इमटेरियल है, ये सिर्फ एक्ट होता है, मोटिव नहीं होता जो हमें देखना है. इट इज द एक्ट नॉट द मोटिव फॉर द एक्ट दैट मस्ट बी रिगार्डेड. नाउ इफ द एक्ट apart from the motive give rise merely to damages,
without legal injury. The motive, however reprehensible it may be, will not supply that element. टॉट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा अगर कोई एक्ट हुआ है जिससे सिर्फ डैमेजेस हुए हैं, लीगल इंजरी नहीं हुई है। तो मोटिव चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि ये एलिमेंट सप्लाई कर रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट। नहीं। तो हमें क्या देखना है, हमेशा एक्ट देखना है, मोटिव नहीं देखना है। मोटिव मैटर नहीं करता, सिर्फ एक्ट ही, हमारा जो एक्शन है वो देखेंगे। नाउ अगर एक्ट अकेला सिर्फ डैमेज कॉज कर रहा है, लीगल इंजरी कॉज नहीं कर रहा है, तो चाहे जितना मर्जी बुरा मोटिव क्यों ना हो, वो सिचुएशन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे दो एग्जांपल लेती हूँ, ये हमारे केस लॉस थे। फर्स्ट वन इज कि एक कंपनी ओनर है, इन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट अ वर्कर एसोसिएशन को के खिलाफ। उन्होंने बोला कि ये जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वर्कर को कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? ताकि इसकी वजह से जो कोल है, ही इज कैरिंग ऑन अ कोल माइनिंग, ये कैरिंग आउट कर रहे हैं, कैरी आउट, दे आर कैरिंग आउट कोल माइनिंग बिजनेस। नाउ अगर जो वर्कर्स है इकट्ठे छुट्टी पे चले जाएंगे तो काम रुक जाएगा, जिसकी वजह से कोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब ड्यू टू दिस रीजन कोल प्राइसेस, वेजेस भी हाइक होगी क्योंकि उनकी डिपेंड करती थी कोल के प्राइसेस के ऊपर वेजेस। नाउ यहाँ पे उनका मैलिस है। अब यहाँ पे उनके लीगल राइट पे वायलेट हुआ है ए का, ठीक है। तो हियर द बी वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज वो मैलिस इन लॉ है, ठीक है। यहाँ पे जो बी का एक्ट है वो मैलिस इन लॉ है। नाउ अनदर एग्जाम्पल कि ए जो है, उन्होंने एक जो अपना कंस्ट्रक्शन किया है वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब वो कैचमेंट एरिया में आता है, एरिया जहाँ पे लैंड आती है जहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थी, उन्होंने ये इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर दिया। नाउ ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दिस अथॉरिटी कि उन्होंने इलीगल, उन्होंने इवल मोटिव के साथ उसको डिमोलिश किया है। नाउ जो हमारे यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो, दे वुड नॉट बी हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि हम मोटिव नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या उनका एक्ट लॉफुल था कि नहीं था। हम सिर्फ एक्ट को देखेंगे। तो हियर उनका एक्ट लॉफुल था, वो इलीगल कैचमेंट एरिया में थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने डिमोलिश कर दिया। अब चाहे वो उन्होंने अपने इल मोटिव के साथ उसको डिमोलिश किया, चाहे नहीं किया, इट वुड नॉट बी रेलिवेंट हियर इन दिस केस। नाउ मोटिव के बारे में हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का मोटिव सही है, मोटिव इज गुड, ठीक है, पर जो एक्ट है वो अनलॉफुल है, तो हम कह नहीं सकते कि वो सही है, वो गलत ही रहेगा। सेम, मोटिव गलत है, बैड है, बट एक्ट लॉफुल है, तो हम कह नहीं सकते कि ये अनलॉफुल एक्ट हो गया क्योंकि मोटिव बुरा था। नहीं, हम एक्ट को देखते हैं हमेशा। अब एक्सेप्शन टू द रूल कि मालिस कब रेलिवेंट बन जाता है हमारा, ये आ जाएगा कि जब हमने डिटरमाइन करनी है लायबिलिटी उन केसेस में कि जो एक्ट है अदरवाइज अनलॉफुल है। तो जो लॉफुल हमारी, सॉरी, रॉन्गफुल इंटेंशन होगी हमारी, वो हम कहाँ से लेंगे? सर्कमस्टांसेस से। किन सर्कमस्टांसेस में वो एक्ट कमिट किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इंटेंशन गैदर कर लेंगे अनलॉफुल एक्ट की। अगला, टॉट ऑफ डिसीट, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी, इन सब में तो मैलिस इंपॉर्टेंट होती है। मेंटल एलिमेंट हमें बताना होता है कि उनकी इविल मोटिव था, जिससे हमारा मेंटल एलिमेंट पता लगेगा, दे वुड बी हेल्ड लायबल। फिर ऐसे डिफेमेशन के केसेस जहाँ पे वो क्वालिफाइड प्रिविलेज क्लेम कर रहा है एज अ डिफेंस, वो बोल रहा है कि पब्लिकेशन वाज मेड ऑन इन अ गुड फेथ,
ना अगर यहाँ पे हम मैलिस है ना वो रेलिवेंट हो जाएगी, क्यों? प्रूव करने के लिए या नेगेटिव करने के लिए इसका इम्पैक्ट, कि ये गुड फेथ में नहीं की गई थी, उसका मोटिव ही पीछे का गलत था। जो मोटिव बिहाइंड द पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट था वो उसका इवल मोटिव था उसके पीछे, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता डिफेंस को। फिर अगर वो पर्सनल डिस्कम्फर्ट किसी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन को पर्सनली उसने डिस्कम्फर्ट करने के लिए कोई एक्ट किया है, तो वहां पे भी हम उसका मोटिव देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, वो अपने घर में या फिर ऐसे ले लो कि एक पर्सन है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, टू कॉज डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये क्या करता है, रात को, आधी रात को, मिडनाइट में वो क्या करता है, जोर जोर से गाने लगा लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब नाउ हियर जो उसका मोटिव है बिहाइंड दिस, हम डिटरमाइन करेंगे टू मेक हिम लाइबल। आगे, कई बार जो मालिस है, हमारा इवल मोटिव है ना, वो बताएगा कि डैमेजेस कई बार वो एग्रावेट कर देता है, डैमेजेस ज्यादा कॉज होते हैं अगर इवल मोटिव बिहाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि एक पर्सन था, ऐसे मिस्टर ए की कार है एंड मिस्टर बी अपनी कार यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर वो रिवर्स कर रहे थे, तो वो, अगर तो गलती से होती, तो मे बी वो हल्का सा टच होता या थोड़ा डैमेज होता। बट अगर इन्होंने इल इल मोटिव के साथ इनकी कार को डैमेज करना है, तो वो ही में trashed his car, तो इसको मे बी ज्यादा हार्म कॉज हो। तो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी लेम एग्जांपल हियर, बट मेरा मोटिव है मेरा मोटिव ये है समझाने का यहाँ पे, कि जब भी कोई बंदा इवल मोटिव के साथ कोई भी एक्ट कर रहा है, तो वहां पे डैमेजेस ज्यादा होने के चांसेस हैं। जहां पे उसका मोटिव नहीं होता, कोई इल मोटिव नहीं है उसके पीछे, तो मे बी उस चीज केसेस में डैमेजेस थोड़े कम हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल डिफेंसेस डिस्कस करेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। दैट्स ऑल फॉर नाउ, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। और पीडीएफ इसकी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वन थिंग, आई हैव डिस्कस्ड अ वेरी लिमिटेड number of cases here. Rest of the cases we will discuss while we will attempt cover our practice our PYQs MCQs। तो उसमें जो इनके रेलिवेंट केस लॉस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर आप बुक्स रेफर करोगे तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट्स और अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो it would be impractical or it's very difficult to learn or memorize each and every case law। तो जो ज्यादा मेजर केस लॉज हैं या लैंडमार्क केस लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द केस लॉज जो है वो हम PYQs के या MCQs के जो हमें इम्पोर्टेंट मिलेंगे हम वो कवर करते चलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।